हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ ओम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि बहुत ही उपयोगी है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आप अगर देखेंगे तो आपको ज़रूर इस वीडियो से फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, किस शब्द का संधि विच्छेद नहीं है? ऑप्शन ए है मात्रा धन आनंद बराबर मात्रानंद। बी ऑप्शन है सदा धन एव बराबर सदैव। सी ऑप्शन है प्रीति धन अनुमति बराबर पितृनुमति। डी ऑप्शन है परम धन औदार्य बराबर परमौदार्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन मात्रा धन आनंद बराबर मात्रानंद। यह संधि विच्छेद सूत्र नहीं है, इसका सही संधि विच्छेद होता है मातृ। क्या होता है दोस्तों? मातृ धन आनंद। क्या होता है दोस्तों? मातृ धन आनंद। ठीक है, लिख नहीं पा रहा हूँ। मातृ धन आनंद इसका सही संधि विच्छेद होता है। ठीक है, और यह अयादि संधि का उदाहरण है। किसका दोस्तों? मातृ आनंद बराबर मात्रानंद, यह अयादि संधि का उदाहरण है। और इसके बाद जो दोस्तों सदा धन एव है, यह सदा धन एव यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। और प्रीति धन अनुमति यह भी वृद्धि संधि का उदाहरण है। और जो ये परम धन औदार्य डी ऑप्शन है, यह यण संधि का उदाहरण है। किसका दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा, यह यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए है अनंग, बी ऑप्शन है मनसीज, सी ऑप्शन है कंदर्प और डी ऑप्शन है अरविंद। दोस्तों इनमें से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो वह है दोस्तों अरविंद, यानी कि डी ऑप्शन। अरविंद दोस्तों कमल का पर्यायवाची है। किसका है दोस्तों? अरविंद कमल का पर्यायवाची है अरविंद। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, ख है ऑप्शन है अघोष व्यंजन, बी ऑप्शन है अल्प प्राण व्यंजन, सी ऑप्शन है घोष व्यंजन और डी ऑप्शन है विवृत। तो दोस्तों ख क्या हो जाएगा? तो ख है अघोष व्यंजन। क्या है दोस्तों? अघोष व्यंजन है ख। तो दोस्तों अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय। कौन सा दोस्तों? प्रथम और द्वितीय वर्ण, यानी कि क ख च छ ट ठ त थ और प फ तथा ऊष्म व्यंजन यानी स स तीनों स और तीनों स मिलाकर अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो इनमें ख भी शामिल है। तो ख क्या है? अघोष व्यंजन है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह है। ऑप्शन है ऋण धन मुक्त, बी ऑप्शन है ऋण की मुक्ति, सी ऑप्शन है ऋण और मुक्त और डी ऑप्शन है ऋण से मुक्त। दोस्तों ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह क्या हो जाएगा? तो वह होगा दोस्तों ऋण से मुक्त। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऋण से मुक्त, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ऋण से मुक्त। ठीक है, और यह दोस्तों तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका दोस्तों? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है ऋण से मुक्त, यानी ऋण मुक्त। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए है लौंग, बी ऑप्शन है बहिन, सी ऑप्शन है पृष्ठ और डी ऑप्शन है जवान। दोस्तों इनमें से कौन सा तत्सम शब्द का उदाहरण है? तो वह हो जाएगा दोस्तों पृष्ठ। पृष्ठ तत्सम शब्द का उदाहरण है। क्या उदाहरण है दोस्तों? पृष्ठ तत्सम शब्द का उदाहरण है। पृष्ठ मतलब क्या होता है? पन्ना। क्या होता है दोस्तों? पन्ना। यह इसका तद्भव रूप है। किसका रूप है दोस्तों? पृष्ठ तत्सम रूप है और पन्ना तद्भव रूप है। इसके अन्य जो ऑप्शन हैं जैसे कि लौंग, लौंग को क्या कहते हैं? लवंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लवंग। और बहिन को क्या कहते हैं दोस्तों? भगिनी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों बहिन को? भगिनी। याद रखिएगा।
और जो जवान है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं युवा। क्या कहते हैं, युवा, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है हमारा, बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है पंसेरी, बी ऑप्शन है बारहसिंहा, सी ऑप्शन है कुसुमायुध और डी ऑप्शन है दीर्घ बाहु। तो दोस्तों इनमें से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन पंसेरी। पंसेरी जो है यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। पंसेरी में दोस्तों द्विगु समास है। कौन सा समास है दोस्तों, द्विगु समास है। कौन सा द्विगु समास है पंसेरी में, याद रखिएगा, द्विगु समास। और शेष सभी यानी जैसे बारहसिंहा, कुसुमायुध और दीर्घबाहु इसमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तीनों में कौन सा समास है दोस्तों, बहुब्रीहि समास है। तो इस बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, पंसेरी। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है हमारा, निम्न में से अकर्मक क्रिया बताइए। तो दोस्तों इनमें से कौन सा अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन को पढ़ते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन है पढ़ना, बी ऑप्शन है लेना, सी ऑप्शन है खाना और डी ऑप्शन है रोना। तो दोस्तों इनमें से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, रोना। रोना दोस्तों अकर्मक क्रिया है, जबकि अन्य सभी सकर्मक क्रिया हैं। सकर्मक क्रिया मतलब पढ़ना, लेना और खाना, ये तीनों क्या हैं, सकर्मक क्रिया हैं। कौन सा दोस्तों, ये तीनों सकर्मक क्रिया हैं और जो रोना है यह अकर्मक क्रिया है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 8 है, रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन है ए द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि या कर्मधारय। तो दोस्तों रघुपति, तो रघुपति शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। किसका दोस्तों, रघुपति शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसका विग्रह रघुकुल का पति होता है। क्या होता है दोस्तों, रघुकुल का पति, याद रखिएगा, रघुकुल, रघुकुल का पति अर्थात राम। रघुकुल के पति कौन है दोस्तों, अर्थात राजा राम। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है हमारा, संस्कृति की दूसरी मंजिल है। दोस्तों संस्कृति की दूसरी मंजिल क्या है? ऑप्शन को पढ़ते हैं। ए चिरंतन मूल्यों का संरक्षक, बी ऑप्शन है संगीत कला आदि का संरक्षक, सी ऑप्शन है परंपरा और रूढ़ी का आश्रय स्थल और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों संस्कृति की दूसरी मंजिल का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो वह है दोस्तों उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी संस्कृत की दूसरी मंजिल के उदाहरण है। चिरंतन मूल्यों का संरक्षण, संगीत कला आदि का संरक्षक, परंपरा और रूढ़ी का आश्रय स्थल, यानी इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वारिद, ऑप्शन है ए है मेघ, पयोद, घन या अम्बुज। तो दोस्तों इनमें से कौन सा वारिद का पर्यायवाची नहीं है? तो हो जाएगा दोस्तों अम्बुज। क्या दोस्तों, अम्बुज वारिद का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों अम्बुज कमल का पर्यायवाची है। किसका दोस्तों, कमल का पर्यायवाची है अम्बुज। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो मेघ, पयोद, घन ये तीनों ही वारिद के पर्यायवाची हैं। किसके दोस्तों, वारिद के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11, यड़ संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है स्वल्प, स्वच्छ, स्वागत या स्वांग। तो दोस्तों यड़ संधि का इनमें से उदाहरण कौन सा नहीं है? तो वह हो जाएगा दोस्तों स्वांग। स्वांग यड़ संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? ऑप्शन ए है अनुस्वार, मनोनुकूल, मनस्ताप या पयोद। तो दोस्तों किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो वह दोस्तों जो यह अनुस्वार है। ए ऑप्शन अनुस्वार, इसमें विसर्ग संधि नहीं है। ठीक है, इसके विपरीत मनस्ताप, मनोनुकूल और पयोद इन तीनों में विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्या है दोस्तों, ये तीनों ही विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
प्रश्न नंबर 13 है हमारा, किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन है असुरक्षित, अप्रत्याशित, स्वागत या स्वार्थ। तो दोस्तों इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? तो वह हो जाएगा दोस्तों स्वार्थ। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वार्थ में कोई उपसर्ग नहीं है, तब इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है अध्यापन, बी ऑप्शन है अध्यवसाय, सी ऑप्शन है अधीर और डी ऑप्शन है अध्यादेश। तो दोस्तों अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अधीर। अधीर अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। इसके बाद जो अन्य विकल्प हैं अध्यापन, अध्यवसाय या अध्यादेश, तो दोस्तों इन तीनों में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन है नी, ने, निर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निरपराध में निर उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग लगा है दोस्तों निरपराध में? निर उपसर्ग। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा गद्यांश है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। लिखा है निर्देश, प्रश्न संख्या 46 से 50। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संस्कृति किसी 2 मंजिला मकान की तरह होती है। पहली मंजिल पर एकदम मूलभूत मगर चिरंतन जीवन मूल्य होते हैं। इसमें परस्पर सहकार्य, न्याय, सौंदर्य जैसे मूलभूत तत्व आते हैं। ये मूल समय से परे होते हैं। पहली मंजिल पर दूसरी मंजिल का निर्माण किसी समाज की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। धार्मिक, ऐतिहासिक परंपरा, आर्थिक लेन देन, स्त्री पुरुष संबंध और परिस्थिति जन्य अन्य मूल्यों का निर्माण में योगदान होता है। यह व्यवस्था मूलतः संरचनात्मक होने के कारण तरह तरह के प्रतीक, परंपरा, रूढ़ि और अंधविश्वास का सड़ा सा पिंजरा बनाती हैं। इससे पहली मंजिल के मूलभूत मूल्यों की उपेक्षा होने लगती है। समाज को भ्रम होने लगता है कि दूसरी मंजिल की मूल अवस्था ही अपनी सच्ची संस्कृति है। भ्रम से कई तरह की विकृति उत्पन्न होती है जो सामाजिक परिवर्तन से संघर्ष करने लगती है। वस्तुतः आज इन्हीं परिस्थितियों को मात देकर नई संस्कृति का निर्माण करना देश के सामने सबसे बड़ा कार्य है। इसमें शिक्षा पद्धति और प्रसार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षा से भावी पीढ़ी पर सांस्कृतिक निष्ठा के संस्कार डाले जाते हैं। हमारी शिक्षा इस कसौटी पर खरी नहीं उतरी है। समाज में विषमता की खाई चौड़ी करने में ही इसका योगदान रहा है। यह अमीरों की दोस्त और गरीबों की दुश्मन हो गई है। एकाध ठीक ठाक पाठशाला में बच्चे को प्रवेश दिलाने में 20,000 रुपये तक हफ्ता देना पड़ता है। आइए प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 है, परस्पर सहकार्य, न्याय तथा सौंदर्य को संस्कृति के मूल तत्व क्यों कहा गया है? ऑप्शन को पढ़ते हैं। ये समय के साथ बदलते हैं। बी ऑप्शन है इन्हें प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है। और दोस्तों सी ऑप्शन है इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। और डी ऑप्शन है इनमें समाज की अधिक आस्था होती है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। क्या दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें समाज की अधिक आस्था होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखा है दोस्तों, संस्कृति के मूल तत्वों की उपेक्षा क्यों होने लगती है? ऑप्शन है संस्कृति के मूल तत्व इन्हें दुस्साध्य
दुसाध्य है कि उन्हें हर समय बनाए रखना कठिन है। बी ऑप्शन है पुरानी रूढ़ियाँ और परंपराएं हम पर हावी हो जाती हैं और हम ठीक प्रकार से नहीं सोच पाते। सी ऑप्शन है इसका निर्माण अलग अलग लोग करते हैं इसलिए कोई अपना उत्तरदायित्व नहीं मानता। डी ऑप्शन है संस्कृति अदृश्य है अतः सामान्य जनता उसके महत्व को नहीं जानती। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, पुरानी रूढ़ियाँ और परंपराएं हम पर हावी हो जाती हैं और हम ठीक प्रकार से नहीं सोच पाते। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, प्रश्न है संस्कृत को 2 मंजिला मकान की तरह क्यों बताया गया है। ऑप्शन ए है उसके निर्माण में श्रम और समय दोनों लगते हैं, उसके 2 अलग अलग घटक हैं, उसका संबंध उच्च और निम्न वर्ग दोनों से है, वह किसी भी राष्ट्र की 2 स्थितियों को स्पष्ट करती है। दोस्तों संस्कृत को 2 मंजिला मकान की तरह क्यों बताया गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उसका संबंध उच्च और निम्न वर्ग दोनों से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19, संस्कृति के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक सहायक कौन हो सकता है। ऑप्शन है लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति, बी ऑप्शन है संस्कृति का सरलीकरण, सी ऑप्शन है शिक्षा पद्धति में बदलाव और डी ऑप्शन है संस्कृति का सामान्य जनों में उचित प्रसार। तो दोस्तों संस्कृति के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक सहायक क्या होता है, तो वह होता है दोस्तों संस्कृति का सामान्य जनों में उचित प्रचार प्रसार। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है शिक्षा पद्धति सफल क्यों नहीं हो रही है। ऑप्शन ए है वह अमीरों और गरीबों के बीच खाई चौड़ी कर रही है, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, वह संस्कृति के प्रति पूज्य भाव के संस्कार नहीं डाल पा रही है, डी ऑप्शन है वह हर बार बदल दी जाती है। दोस्तों शिक्षा पद्धति सफल क्यों नहीं हो रही है, इसका कारण है ए ऑप्शन, वह अमीरों और गरीबों के बीच खाई चौड़ी कर रही है, इसीलिए शिक्षा पद्धति सफल नहीं हो पा रही है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 है स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है। दोस्तों स्त्री और पुरुष में प्रयुक्त कौन सा समास है, तो दोस्तों इसमें कौन सा समास हो जाएगा। ऑप्शन को पढ़ते हैं अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व या द्विगु। तो दोस्तों स्त्री पुरुष में द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास दोस्तों, द्वंद्व समास हो जाएगा स्त्री पुरुष में। दोस्तों द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिसकी दोनों पद प्रधान हो यानी दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हों, वह द्वंद्व समास कहलाता है। दोस्तों अगर हम इसका विग्रह करते हैं, इसका विग्रह करने के लिए 2 पदों के बीच और अथवा जैसे योजक अव्यय लगा जाता है, जैसे यहाँ स्त्री पुरुष में जो डैश का चिन्ह लगा है बीच में, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन ए है क्षण में या शीघ्र टूटने वाला, खंडहर, बी ऑप्शन है जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, सी ऑप्शन है जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय और डी ऑप्शन है दोस्तों, डी ऑप्शन है दोपहर के पहले का समय, पूर्वाह्न। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्षण में या शीघ्र टूटने वाला को खंडहर नहीं कहते, यह अशुद्ध है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं क्षण भंगुर। क्या कहते हैं दोस्तों, क्षण भंगुर कहते हैं, क्षण भंगुर, याद रखिएगा क्षण भंगुर। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए है सदुपदेश, तदोपरांत, वाल्मीकि या अकिंचन। तो दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है, तो वह है दोस्तों तदोपरांत। क्या है दोस्तों, तदोपरांत वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध रूप होगा दोस्तों तदुपरांत। क्या होगा दोस्तों, तदुपरांत, तदुपरांत होगा इसका शुद्ध शब्द। ठीक है, तदुपरांत। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, प्रताप को परताप, उच्चारण स्थान करना
कौन से प्रकार के अशुद्ध उच्चारण का भेद है? ऑप्शन है स्वर आगम, स्वर लाप, आकार इकार भ्रम या आगम। तो दोस्तों प्रताप को परताप उच्चारण करना कौन से प्रकार के अशुद्ध उच्चारण का भेद है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्वर लाप, यानी कि बी ऑप्शन, स्वर लाप इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं। ऑप्शन ए है 1, 2, 3, 4। दोस्तों भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं, तो वह होते हैं दोस्तों बी ऑप्शन यानी 2। भाषा संरचना में 2 प्रमुख अंग होते हैं, पहला है लिखित और दूसरा क्या होगा? मौखिक। ठीक है, पहला लिखित होता है, दूसरा क्या होता है? मौखिक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा। ऑप्शन ए है व्याकरण का उपयोग, बी ऑप्शन है शब्द भंडार अभिवृद्धि, सी ऑप्शन है साहित्यिक समझ और डी ऑप्शन है उच्चारण की स्पष्टता। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व क्या होगा? तो वह होगा दोस्तों उच्चारण की स्पष्टता। क्या होगा दोस्तों? उच्चारण की स्पष्टता प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन का मुख्य तत्व होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन है कुत्ता पिल्ला, नगर जयपुर, पर्वत हिमालय, स्त्री श्वेता। तो दोस्तों जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन कुत्ता पिल्ला। ठीक है, यह गलत है। कुत्ता पिल्ला दोनों जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा दोस्तों? कुत्ता पिल्ला दोनों ही जातिवाचक संज्ञा हैं। ठीक है, और बाकी नगर जयपुर, पर्वत हिमालय, स्त्री श्वेता ये सभी जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, अवर शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन है दूसरा, अपर, प्रवर या अधम। तो दोस्तों अवर शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रवर होगा। क्या होगा दोस्तों? अवर का प्रवर होगा। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 है हमारा, उष्म महाप्राण वर्ण है। इनमें से कौन सा उष्म महाप्राण वर्ण है? ऑप्शन ए है ख, च, ट या स। तो दोस्तों उष्म महाप्राण वर्ण कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा दोस्तों स। क्या हो जाएगा दोस्तों? उष्म महाप्राण वर्ण स हो जाएगा। ठीक है, तो उष्म महाप्राण व्यंजन कौन से हैं दोस्तों? स, यानी कि स, 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 ह, ये चारों ही उष्म महाप्राण वर्ण है। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और हमारा लास्ट प्रश्न है, अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प है। दोस्तों अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हमारे 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो।